तो क्वेश्चन 1 में देख रहे हैं कि इसमें जो भी एरिया घेरेगा, कोई सा भी स्पेस घेरेगा और जिसका मास होगा वो मैटर होगा। तो चेयर और एयर, स्मेल, आलमंड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सब मैटर, ठीक है। क्योंकि आप देखते हो परफ्यूम के कैंस में, डिओस के कैंस में फ्रेग्रेंस भरी होती है, तो हम स्प्रे करते हैं तो हमारे ऊपर आती है कि नहीं आती है। तो यस मैम। स्मेल भी क्या है एक तरह से, फ्रेग्रेंस भी क्या है एक तरह से, मैटर ही है। जो भी चीज़ किसी चीज़ में भरी जा सकती है मैटर है। अब सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम दूर होते हैं तब भी हमें गर्म खाने की खुशबू क्यों आती है। बिकॉज हॉट स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड सेवरल दूर तक क्यों पहुंचती है, सेवरल मीटर दूर तक, क्योंकि एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमें पता है एवेपोरेशन किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेटेड है। जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, इवेपोरेशन होगी। तो जब खाना गर्म होगा तो आराम से जल्दी जल्दी फूड में वेपर्स में वो खाना आएगा और हमारी नाक तक पहुँचेगा और हमें खुशबू आएगी। तो डिस्टेंट प्लेसेस तक पहुँच जाते हैं वेपर्स खाने के, वो खाने के वेपर्स होते हैं गर्म गर्म खाने से जो आ रहे होते हैं, ठीक है। डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर, एक जो गोताखोर होता है जो पानी में छलांग मारता है, तो जिनको तैरना आता है तो वो आराम से क्या करते हैं, पानी को काट लेते हैं अपनी हाथों से, और स्विमिंग पूल में भी जब वो कूदते हैं तो वो आराम से तैर लेते हैं और हाथों से पानी को पीछे की तरफ करते हैं। तो इस फिनोमिना को डाइवर दिखाता है और ये फिनोमिना ये बताता है कि मैटर के बीच में स्पेस होती है, मैटर आराम से कट सकता है, अलग दूर हो सकता है। Fourth question, what are characteristics of particles of matter? तो particles of matter have space between them. Particles of matter are continuously moving. Particles of matter have attraction force between them. Particles of matter are very small in size. तो ये सब इसके क्या है, प्रॉपर्टीज। पेज 6 पे दिए हुए क्वेश्चन क्या है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम आपकी डेंसिटी होती है, तो इनको इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस में तुम्हें बांटना है। तो इसमें दिया हुआ है किसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी, एयर की, एग्जॉस्ट चिमनी के एग्जॉस्ट की, हनी की, वाटर की, चॉक की, हनी। फिर आयरन की। वी कैन सो हम अरेंज किया है हमने इन सबको इंक्रीजिंग डेंस, सबसे हल्की एयर होएगी, सबसे कम घनी क्या होएगी, एयर होएगी। फिर उसके बाद एग्जॉस्ट की एयर थोड़ी भारी होती है, जो चिमनी से धुआं निकलता है वो थोड़ा भारी होता है, उसमें सब्सटेंसेस होते हैं जलने के। देन हनी होएगी भारी, और तब पानी होएगा, चौक होएगी, और कॉटन होगा, कॉटन, और फिर आयरन होगा। सबसे ज़्यादा डेंस क्या होगा, आयरन, सबसे ज़्यादा डेंस आयरन। देन गैस लिक्विड ऐसे बांट सकते हैं, सबसे हल्की गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, और फिर ऐसे। तो एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, वाटर हनी लिक्विड, कॉटन चॉक आयरन। सॉलिड सबसे आगे आएंगे, कॉटन चॉक और आयरन। सॉलिड सबसे आगे आएंगे, क्यों, क्योंकि डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर। अब टेबुलेट द डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक स्टेट्स ऑफ मैटर। टेबल में बनाना है आपको इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे। तो सॉल्यूशन क्या है, इन्होंने टेबल तो नहीं बनाया बट इन्होंने अलग अलग हेडिंग में लिख दिया है। सॉलिड के प्रॉपर्टीज अलग लिख दी हैं, लिक्विड के अलग और गैसेस के अलग। इसे टेबल फॉर्म में भी आंसर दे सकते थे, ठीक है। तो जब ऐसे लिखेंगे अलग अलग, तो इसमें क्या लिखा, सॉलिड के लिए क्या लिखा है, सॉलिड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड डू नॉट टेंड्स टू फ्लो, सॉलिड आर रिजिड, solid generally have definite shape with very few exceptions like sponge, rubber band, etc. Solid are generally incompressible and very few exception like sponge, rubber band. ये सॉलिड्स थोड़े से कंप्रेसिबल हैं, फ्लेक्सिबल हैं, बाकी सारे सॉलिड्स रिजिड होते हैं। लिक्विड की देखेंगे तो लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड टेंड टू फ्लो, लिक्विड आर नॉट रिजिड, liquid do not have definite shape, they take shape of containers, liquid are almost incompressible। तो ये liquids के हो जाते हैं, ठीक है। then gases के, gases do not have a definite volume, their volume varies with the container in which they are stored।
Gases also tends to flow. Gases are not rigid. Gases are do not have definite shape. Gases are compressible. तो ये सब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज। रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी प्रॉपर्टी बाय विच ऑब्जेक्ट रिमेन इट्स शेप एंड साइज। रिजिडिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे कि ऑब्जेक्ट अपने खुद के शेप और साइज में रहता है जैसा वो है। जैसे सॉलिड रिजिड होते हैं, लिक्विड और गैस नहीं होते। क्यों? क्योंकि जैसे आपके आपके रबर है, आपके पेंसिल किट है, पेंसिल है, ठीक है, पेन है, ये सब क्या है? सॉलिड है। बट इनके अंदर जो इंक है, पेन के अंदर इंक है, और अगर पानी है, आपके वाटर बॉटल में पानी है, वो लिक्विड है, तो वो रिजिड नहीं होता, वो उस चीज की शेप ले लेता है जिस बॉटल में उसे भरा रह जाएगा। ठीक है। गैस है, आपके रूम में एयर है, आप वहां पे बैठे हो रूम में, तो एयर भी चल रही है, तो एयर भी क्या है? आप गैसेज में आती है एयर, तो एयर रिजिड नहीं होती। कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम कंप्रेस यानी प्रेशर जिस पे अप्लाई करा जा सके, वो कंप्रेसिबल होती है चीज। तो सब्सटेंसेस कंप्रेसिबल होते हैं जिनका वॉल्यूम कम किया जा सके, डिक्रीज किया जाए, कम जगह में ज़्यादा भर सके उसे हम, तो हम कहेंगे कि हमने इसे प्रेशर से भरा है। ठीक है। कुछ चीज़ें को हम कंप्रेस कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। जैसे सॉलिड को नहीं करेंगे और लिक्विड को भी नहीं करेंगे, बट गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं। सॉलिड और लिक्विड कंप्रेस नहीं होते। बोतल में जितना पानी आ सकता है उतना ही तो आएगा, और अगर सोचो कि उसमें और पानी भर लें हम, तो ढक्कन के बाहर निकलेगा और एक एक बूंद बाहर निकल जाएगा, पर जितना उसमें पानी की जगह है उतना ही तो आएगा पानी। क्लियर? फ्लूइडिटी, फ्लोइंग टेंडेंसी। फ्लूइडिटी क्या होती है? फ्लोइंग टेंडेंसी मतलब बहने की एबिलिटी। मतलब थोड़ा सा पानी अगर आप चढ़ाते हो कहीं पे, जैसे जल चढ़ाते हैं शिव जी, तो बह बह के चला जाता है ना पूरा बाहर, तो यानी कि लिक्विड बह सकता है। और दही, घी, ये सब भी चढ़ाते हैं जब अभिषेक करते हैं, तो उसमें भी ये सारी चीजें लिक्विड्स हैं, क्योंकि इसीलिए वो बह जाती हैं। ठीक है। तो लिक्विड कैन फ्लो। गैसेस तो हमेशा ही फ्लो करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते हो पेड़ पौधे हवा से झूमते रहते हैं, तो गैसेस तो एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव करती रहती है। ठीक है। प्रॉपर शेप क्या? शेप क्या प्रॉपर्टी है आपकी? शेप इज द डेफिनेट ज्योमेट्री, कि किसी की पर्टिकुलर ज्योमेट्री है तो हम बोलेंगे उसकी वो पर्टिकुलर शेप है। ठीक है। Substances solid have a definite shape, whereas gases do not have, and kinetic energy, energy possessed by moving object or by moving molecules, ये kinetic energy होती है, जो उस किसी भी पार्टिकल और मैटर में जो मूव करने की एबिलिटी होती है, वो उसकी kinetic energy होती है। क्योंकि पार्टिकल्स उसके मूव करते रहते हैं, यानी उनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी है। सॉलिड के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है। सॉलिड विल हैव वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी। ऑन द इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी और बढ़ती है, किसी भी सब्सटेंस की हो। बर्फ होगी, बर्फ को हम जब हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, तो बर्फ को गर्म करते थे, नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते थे, तभी तो बर्फ की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती थी। और ज्यादा गर्म करेंगे तो वो क्या बनेगा? वेपर्स बनेगा। क्लियर? यस मैम। हाँ, तो ये इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। फिर आगे फॉर्मूले के दिया हुआ है, डेंसिटी का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, मास अपॉन वॉल्यूम। कि डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, मास अपॉन वॉल्यूम। गिव रीजंस। अ गैस फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, क्योंकि नेग्लिजिबल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मॉलिक्यूल के बीच में कम होता है, इस वजह से गैसेस पूरा कंटेनर भर देती है। जिस भी कंटेनर में गैस भरी हुई होती है वो उससे पूरा कंटेनर भर जाता है। और मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइज मैक्सिमम स्पेस। गैस के मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्पेस घेरते हैं। हाई काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय देयर मॉलिक्यूल्स आल्सो हेल्प्स फॉर द सेम। क्योंकि गैसेस रुक नहीं सकती ना। अगर हम थोड़ा सा बलून में एयर भरेंगे तो गैसेस रुकेंगी थोड़ी, ऐसा थोड़ी होगा कि
आधा बलून भर रहा है और आधा नहीं भर रहा, आधा पिचकाई हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। हम जितनी भी फूंक मारेंगे वो पूरी फूंक उस बलून को पूरी जगह से भरेगी, सब जगह चली जाएगी, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल तो बहुत दूर दूर तक जाते हैं, समझ रहे हो। तो गैसेस कंप्लीटली वेसल्स को भरती हैं, जिस भी चीज में हम गैस भर रहे हैं वो पूरी चीज तरफ जाता है, वो पूरी तरफ फैलता है। क्लियर, क्लियर हुआ Yes, ये? ma'am. अब नेक्स्ट, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, वो वॉल के ऊपर प्रेशर भी देती है, गैसेस के मॉलिक्यूल वॉल के बाहर तोड़कर बाहर भी निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे तुम थोड़ी सी हवा भर के गुब्बारे को छोड़ दो, गुब्बारा अपने आप ही लुढ़क पुढ़क होता रहेगा इधर उधर। थोड़ी बहुत पंखा अगर चल रहा होगा तो पंखे की हवा से भी इधर उधर होता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी गैस है, गैस के मॉलिक्यूल उसके बार बार इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो वो गुब्बारे को भी ऐसे 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 करते रहते हैं। ठीक है, तो गैसेस एक्सर्ट करती हैं कंटेनर के ऊपर प्रेशर। अब वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक वुडन टेबल को, जैसे अभी मैं डेस्क पे लैपटॉप रखा है, तो डेस्क क्या है मेरा, एक वुडन टेबल है, तो वुडन टेबल को तुम सॉलिड बोलोगे, ऐसे लिखा है यहाँ पे। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, हाँ हम सॉलिड ही बोलेंगे, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज्यादा, उसकी पर्टिकुलर शेप है, तो बिना उसके इंटरमोलिकुलर, उसमें इंटरमोलिकुलर वुड के बीच में भी स्पेस क्या होती है, कम होती है, तो वुडन टेबल सॉलिड होता है वुडन टेबल। ठीक है, उसकी डेफिनेट शेप होती है, सब चीज होती है, तो इसलिए हम उसे सॉलिड ही कहेंगे, लिक्विड तो नहीं कह सकते। ठीक है, कांच का भी अगर टेबल होता तो कांच का भी क्या होता, वो भी सॉलिड ही होता, इसकी पर्टिकुलर शेप है, साइज है, वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। क्लियर? Yes. हाँ, अब और आगे क्या क्वेश्चन है, वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर। हम एयर में जैसे कराटे खेलते हैं, तो हम कराटे में अपने हाथ से जू जा जू ऐसे करके करते हैं, दूसरे वाले को मारने की कोशिश करते हैं या सेल्फ डिफेंस करते हैं। अगर कोई हमें मार रहा है तो हम अपने हाथों से क्रॉस बना लेते हैं और फिर उसका वार रुक जाता है। तो अगर हम कराटे में अपने हाथ चलाते हैं, हाथ पांव चलाते हैं, या फिर हम अपने हाथ से ईंटों के बने या लकड़ी के बने बॉक्स को एक बार में तोड़ देते हैं टक टक करके, तो अगर हम ऐसे करते हैं तो फिर इससे भी क्या पता चलता है कि एयर में आराम से हम अपने हाथ पैर चला सकते हैं। इसका मतलब एयर भी क्या है, एयर में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम होता है। देयर इज नेग्लेजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, इसीलिए उसमें इतनी जगह है कि उसके अंदर सब कुछ आ सकता है, उसके अंदर कोई भी चल सकता है, फिर सकता है। तो एयर यानी स्पेस बहुत ज्यादा लाइट चीज होती है। ठीक है, तो हमारे हैंड्स को स्पेस मिल जाती है मूव करने के लिए एयर में, और हम चीज़ों को थोड़ा, जब अपने हाथ चलाते हैं तो हम हवा को इधर उधर कर देते हैं, ठीक है, दूर दूर तक फेंक देते हैं। और फोर्स लगा के हम जब सॉलिड ब्लॉक पे वुड पे मारते हैं जोर से, तो वो कोई क्वेश्चन नहीं है कि हमारे हाथ से वो टूटे ना, वो अगर हमने बिल्कुल सही से फोर्स लगाया है तो फिर, और सही डायरेक्शन में भी मार रहे हैं तो जरूर टूटेगा, और अगर हमने सही से नहीं मारा तो फिर हो सकता है कि वो ना टूटे। ठीक है, तो कराटे में तो ऐसे सिखाते ही है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, ma'am. Now next point, in general, liquid generally have density, have high, liquid generally have lower density as compared to solid, but you must observe that ice float on water. जब liquid की density क्या है, सॉलिड से कम होती है, सॉलिड की ज्यादा होती है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि बर्फ पानी पे तैर रही है, ऐसा क्यों होता है फिर, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, व्हाई इट इज हैपनिंग दैट द आइस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, जबकि आइस तो आपको पता है कि सॉलिड स्टेट है वाटर की, और लिक्विड, पानी लिक्विड है, तो आइस क्यों तैर रही है फिर पानी पे, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर क्या है, भले ही आइस तैर रही है, तो आइस तैर इसलिए रही है क्योंकि उसके अंदर स्पेसिस बहुत होती हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स बंधे हुए हैं आइस में, वो दूर दूर बंधे हुए होते हैं,
उनके बीच बीच में काफी स्पेस होती है, जैसे कि कोई पिंजरा हो, पिंजरा बहुत दूर दूर से खुला खुला सा पिंजरा हो, जाली हो कोई जाली, तो जालीदार स्ट्रक्चर होता है आइस का। ठीक है, तो भले ही उसने सॉलिड शेप ले लिया है पर उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होती है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि liquids have lower density that of solids, water is also liquid so it should also have less density than that of solid, that is ice. तो लिक्विड की डेंसिटी क्या है, कम होनी चाहिए आइस से, बट केस इज नॉट सो। द रीजन फॉर देम सेम इज केज लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मैं बता रही थी, अब एक जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जाली जैसा स्ट्रक्चर है तो उसमें स्पेसेस ज्यादा हैं, तो इस वजह से उसमें क्या होगा, उसमें वो हल्की हो जाएगी, इट विल बिकम लेस डेंस। ठीक है, लेस डेंस हो जाएगी, उसकी मास बाय वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बीच बीच में एयर स्पेसिस, वेकेंट स्पेसिस भी हैं, बीच बीच में कहीं कहीं पे उसमें पानी नहीं है, और पूरा जो पानी है उसमें तो पूरा पानी है ही। अगर हम बर्फ को पानी पे रख रहे हैं और बर्फ तैर रही है पानी में, आप देखते हो शिकंजी पी रहे हो, अब आप रस ना बनाओगे, बर्फ डाल दोगे, मान लो बाई चांस, तो ग्लास में ऊपर ऊपर तैरती रहती है बर्फ। क्यों तैरती रहती है, बिकॉज उसके वो बर्फ के अंदर खाली खाली जगह है, कहीं कहीं पे पानी नहीं है, कहीं कहीं पे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। और फिर आप जो भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, या फिर उस पानी के अंदर आपने बर्फ डाली है, सिंपल पानी ही ठंडा कर रहे हो मान लो आप, तो उसमें तो पूरा पूरा पानी है, उसमें तो हर जगह पानी पानी है, और उसमें कहीं पे भी एयर नहीं है बीच बीच में। तो इस वजह से कौन ज्यादा डेंस होगा, बर्फ ज्यादा डेंस होगी कि पानी ज्यादा डेंस होगा? आइस। आइस डेंस नहीं होगी, आइस में बीच बीच में खाली जगह भी है, वेकेंट स्पेसिस हैं, पर जिस पानी में वो डली हुई है, पानी में सब जगह पानी ही पानी है, और सारे मॉलिक्यूल्स पानी के हैं, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा मॉलिक्यूल्स पानी में है, तो इसलिए ज्यादा डेंस कौन होगा, पानी ज्यादा डेंस होगा, तो इस वजह से आइस क्या करेगी, उस पर फ्लोट करेगी। क्लियर हुआ? यस मैम। Now convert the following, we can convert Kelvin temperature to Celsius. T Kelvin minus 273 is equal to T डिग्री सेल्सियस। तो किसको हम माइनस करेंगे, और ये फॉर्मूला बना दिया, मतलब कुछ चीज अगर आपकी केल्विन में दी हुई हो, ये केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने का एक फॉर्मूला बनाया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लो समथिंग इज गिवन, समथिंग 300 400 कुछ भी आपको केल्विन में दिया है, जब उसमें से आप 273 माइनस करते हो, तब आपको डिग्री सेल्सियस में, टी मतलब यहाँ पर है टेम्परेचर, अगर आपको कुछ टेम्परेचर केल्विन में दिया है, टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर की वैल्यू आपको केल्विन में दी है, तो उस टेम्परेचर को आपको क्या करना है, सेल्सियस में बदलना है। तो कैसे बदलोगे, उसमें से जब आप 273 माइनस कर देते हो, तब आपको वो डिग्री सेल्सियस में मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 300 केल्विन दिया हुआ था, तो आपने 273 माइनस किया, तो कितना डिग्री सेल्सियस आया, 27। 27। 573 दिया है, तो 573 को माइनस करो 273 में, तो कितना आएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? यस मैम। अब व्हाट इज द फिजिकल स्टेट, क्वेश्चन पूछ रहा है 250 डिग्री सेल्सियस पे पानी की फिजिकल स्टेट क्या होगी, 100 डिग्री पे पानी की फिजिकल स्टेट क्या होगी। तो 250 डिग्री पे क्या होगी, इट विल बी इन द स्टीम। ठीक है, स्टीम और वाटर वेपर स्टेट में होएगी, और 100 डिग्री पे ट्रांजिशन स्टेट में होएगी, मतलब लिक्विड भी होएगी और हल्की हल्की वेपर्स में भी होएगी, दोनों में बराबर होएगी। ट्रांजिशन मतलब चेंज होने वाली स्टेज के, अब वो वेपर्स में चेंज होने वाली है, उस बीच में होगी वो। ट्रांजिशन मतलब बीच की स्टेज होती है एक। ठीक है, तो 250 डिग्री सेल्सियस द स्टेट ऑफ द वाटर विल बी स्टीम और वाटर वेपर, that is gaseous state, and 100 degree Celsius transition liquid state into gaseous state, so that temperature state may be liquid as well as gases. 100 डिग्री पे दोनों होएगी, दोनों अवेलेबल होंगी, लिक्विड भी होएगी और गैसेस भी होएगी, बट 250 पे पूरी तरह से क्या होएगी, स्टीम होएगी, गैस होएगी। 250 पे पूरी तरह से स्टेट क्या होएगी, गैसेस होएगी। गैसेस।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी सब्सटेंसेस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट हम ड्यूरिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे हम बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट तो लिख ही सकते हैं, पर उसमें पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेट अवेलेबल होंगी, मैटर की ओके मैम। प्रेजेंट होंगी, तो इसलिए लिखना है कि दोनों अवेलेबल होंगी। ठीक है, ओके मैम। सॉल्यूशन क्या है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का, कि किसी भी सब्सटेंस के लिए कि व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, चेंज ऑफ स्टेट के वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि स्टेट बदलने में उसको एनर्जी लेनी पड़ती है। जो हम गैस पे रख रखा है हमने बर्फ को पिघलाने के लिए, तो वो कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और उस एनर्जी से ही अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, तोड़ेगा। तो वो एनर्जी पूरी कहाँ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में जाएगी। तो जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेंगे तब तक तो टेम्परेचर बढ़ने से रहा, तब तक तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। इस वजह से ही टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि वो जो हीट है वो किसमें यूज हो रही होती है, इट इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द अट्रैक्शन फोर्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सब इट हेल्प्स टू ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्स, सॉलिड मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन फोर्स तोड़ने में वो काम आता है। क्लियर? यस मैम। दैट इज वाई टेम्परेचर डू नॉट राइज, इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। सजेशन ऑफ मेथड ऑफ लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, एक मेथड सजेस्ट करो एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने का। प्रेशर डालेंगे, बाय अप्लाइंग प्रेशर रिड्यूसिंग टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। तो अगर हम प्रेशर डाल देंगे और टेम्परेचर कम कर देंगे तो गैसेस क्या हो जाएंगी, लिक्विफाई हो जाएंगी। व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? तो ड्राई और हॉट डे पे डेजर्ट कूलर ज़्यादा अच्छे से ठंडा क्यों करता है? बिकॉज ड्राई और हॉट वेदर पे ह्यूमिडिटी भी नहीं होती है, और डेजर्ट कूलर में जो पानी चल रहा है वो आराम से जल्दी जल्दी इवेपोरेट होता है, और आपको पता है इवेपोरेशन से क्या होती है, कूलिंग होती है। ठीक है, उस दिन ह्यूमिडिटी नहीं है, ज़्यादा गर्म है हवाएं, तो जो हवा होगी वो क्या करेगी, जो भी गर्म हवा है वो पानी जो बह रहा होगा वाटर कूलर में, उस वाटर कूलर के पानी को क्या करेगी, इवेपोरेट करेगी, और उसकी वजह से पानी और हवा क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्लियर? यस मैम। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द वाटर केप्ट इन द अर्दन पॉट मटका बिकम्स कूल? ये कैसे ठंडा होता है? लार्जर नंबर ऑफ टाइनी पोर्स होते हैं सरफेस पे, मिट्टी के मटके में बहुत छोटे छोटे से पोर होते हैं, वाटर उसमें अंदर होता है, हम उसमें पानी भर देते हैं मटके में, तो वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट होता है, उन पोर्स से निकल निकल के बाहर जाता है, और बाहर सरफेस एरिया पे गीला कर रहा होता है मटके को, और उस मटके से जब पानी भाप बन बन के उड़ता है, क्योंकि मटके के बाहर तो गर्म हवाएं चल रही हैं, गर्मियों का मौसम है, तो वो जो थोड़ा थोड़ा पानी मटके को गीला कर रहा है, उसके ऊपर से जब पानी उड़ रहा होता है तो इवेपोरेशन होती है, तो मटका ठंडा होने लगता है। क्या होने लगता है? मटका ठंडा होने लगता है, और मटका ठंडा होने की वजह से मटके के अंदर का पानी भी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्लियर? क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। Now next, why does the palm feel cold? हमारा हथेली ठंडी क्यों होती है जब उस पे से हमारा एसीटोन या थिनर उड़ता है या परफ्यूम उड़ती है? तो क्योंकि एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम वॉलेटाइल होते हैं, जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं, इस वजह से सरफेस एरिया पे अगर हमने उन्हें फैला दिया है तो वो हमारी पाम की हीट एब्जॉर्ब करेंगे और उड़ जाएंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की क्योंकि कम होती है, तो कम से टेम्परेचर, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 पे उड़ जाएंगे, इस वजह से हमें ठंडा लगेगा। Why we are able to sip hot milk was faster from saucer? saucer क्योंकि लार्जर सरफेस एरिया है saucer में, कप से, तो इस वजह से उसमें दूध ठंडा जल्दी हो जाता है, इसलिए हम उसे जल्दी जल्दी से पी जाते हैं, प्याली से और कटोरी से हम आराम से जल्दी से पी लेते हैं। What type of clothes should be wear in cotton cloth? क्योंकि कॉटन गुड अब्जॉर्बर है वाटर और स्वेट का, सरफेस एरिया भी देगा, स्वेट को वेपोरेट भी करवाएगा। लाइट कलर अगर कॉटन क्लॉथ होंगे तो कम लेस हीट अब्जॉर्ब होगी, और वियरिंग लाइट कलर्ड, तो लाइट कलर के पहनेंगे तभी होगी कम हीट अब्जॉर्ब। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, तो 293 में माइनस करना पड़ेगा दोबारा से 273, और 470 में भी क्या करना पड़ेगा, 273 माइनस करना पड़ेगा, तभी डिग्री सेल्सियस में आएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केल्विन स्केल, और केल्विन में बदलने के लिए क्या करना, 273 प्लस करना पड़ेगा,
जब केल्विन को सेल्सियस में बदला तो जब 273 घटाया, तब सेल्सियस को केल्विन में बदलोगे तो क्या जोड़ोगे? 273 जोड़ना पड़ेगा उसमें। क्लियर? Yes, ma'am. Given question, give reason for the following observations. स्मेल ऑफ द पार्टिकल्स को हमें दूर से क्यों स्मेल आ जाती है? तो ये सेम ही क्वेश्चन है जो हॉट सिजलिंग फूड वाला था, तो इसको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। परफ्यूम की स्मेल दूर क्यों आ जाती है? डिफ्यूजन से। इसका रीजन क्या है? डिफ्यूजन। नैप्थलीन बॉल डिसअपियर क्यों हो जाती है? सब्लिमेशन की वजह से, ठीक है। नैप्थलीन बॉल इज अ सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस ऑन हीटिंग। Yes, ma'am. सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन लिखना है इसमें। देन स्मेल अरोमा परफ्यूम का फैलता है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। ये गैसेस के परफ्यूम के डिफ्यूजन होते हैं, दूर दूर मॉलिक्यूल जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। सबसे कम किसकी है, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाने में ऑक्सीजन सबसे पहले आएगी, फिर वाटर आएगा, फिर शुगर आएगी, ठीक है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस? फिजिकल स्टेट क्या होगी पानी की? अगर पानी 25 डिग्री पे है तो लिक्विड में ही रहेगा, 25 पे है तो, ठीक है। 0 डिग्री पे पानी बर्फ होता है, पर थोड़े से जैसी टेम्परेचर 100 डिग्री पे एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस सॉलिड फॉर्म एट आइस। 0 डिग्री पे वो बर्फ बनता है एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबलता है। बिटवीन 0 एंड 100 वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है। किस में रहता है पानी? 0 से 100 के बीच में कितने भी डिग्री पे हो पानी पानी ही रहेगा, लिक्विड रहेगा। क्लियर? तो 25 डिग्री पे क्या रहेगा? 25 डिग्री पे भी वो लिक्विड ही रहेगा। क्लियर हो गया? Yes. Yes, 0 ma'am. डिग्री पे बर्फ रहेगा और 100 डिग्री पे क्या रहेगा? लिक्विड ही रहेगा। वो Liquid. ट्रांजिशन स्टेट में रहेगा, यानी कि 0 डिग्री पे भी ट्रांजिशन स्टेट में रहेगा, सॉलिड लिक्विड, आधा सॉलिड रहेगा आधा लिक्विड रहेगा। और 100 डिग्री पे भी ट्रांजिशन स्टेट में रहेगा, आधा सॉलिड आधा लिक्विड रहेगा और आधा गैस रहेगी। क्लियर? Okay, ma'am. दो ट्रांजिशन Okay. स्टेट रहेंगी, 0 डिग्री पे भी ट्रांजिशन और 100 डिग्री पे भी ट्रांजिशन। Give two reasons to justify water at room temperature is liquid. Water room temperature पे liquid होता है, बताओ। वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ये इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि रूम टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर 37 या 40 डिग्री सेल्सियस ही होता है, तो वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है? क्योंकि हमें पता है 0 और 100 के बीच में वाटर को लिक्विड ही रहना है, तो वाटर क्या रहेगा रूम टेम्परेचर पे? लिक्विड रहेगा। आयरन अलमीरा सॉलिड रहती है। आयरन अलमीरा सॉलिड क्यों है? क्योंकि उसकी फिक्स शेप है और वो उसके अंदर कोई भी जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते, रिजिड है, डेंसिटी हाई है, आयरन की बनी है, आयरन की अलमीरा है, तो क्या है? आयरन सॉलिड है, ठीक है। Why is ice at 270 degrees 3 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? आइस जल्दी ज्यादा ठंडा क्यों करती है? आइस क्यों जल्दी ठंडा करती है, ज्यादा ठंडा करती है? क्योंकि वाटर एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के साथ होता है। आइस में जो पानी है उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी छुपी हुई होती है, तो वो इसीलिए ज्यादा ठंडा कर पाती है। Okay, ma'am. What produces more severe burns? कौन ज़्यादा जलाता है? पानी अगर 273 पे हो या फिर स्टीम अगर 273 पे हो? तो स्टीम ज़्यादा जलाएगी, ज़्यादा जलन प्रोड्यूस करेगी कि स्टीम में भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन छुपी हो। आइस में जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन छुपी हुई है, वैसे ही स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन छुपी हुई है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now name A, B, C, D, E, F. The following diagram change of state. A, melting off or fusion, whereas solid changes into liquid. B, evaporation or vaporization, where liquid changes into gas. C, condensation or liquefaction, where gas changes into solid. ऐसे करके इसमें दिए हुए हैं solution, ठीक है। F में sublimation हो रहा है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट हो गए।
तो अब आपको ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कंप्लीट कर लेने हैं, ओके। हमें नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं इस चैप्टर के। नोट्स आपके जो मैंने आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स करे हैं उसके वही नोट्स हैं आपके, अलग से नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। ओके क्वेश्चन एंड आंसर्स चाहे ब्लू क्वेश्चन हो चाहे एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, वही उसके नोट्स हैं, क्लियर। तो अब मैं इसे Yes, ma'am. क्लास को Yes, एंड ma'am. कर दूँ, हमारे सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हो गए हैं और आप सभी लोग ये क्वेश्चन आंसर्स करके मुझे जल्दी से नोट्स की इमेजेस भेज दो, ठीक है। अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स की इमेजेस भेज देना इन्हें कंप्लीट। Okay, ma'am. आज का होमवर्क यही है, तो कंप्लीट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, okay, I'm ending the class.